हेलो नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने त्रिविम रसायन का जो फर्स्ट प्रकार था ज्यामितीय समावता उसको हमने किया था। और जो त्रिविमीय समावता थी उसका जो ज्यामितीय प्रकार था उसके जो आइसोमर थे उनके हमने नाम दिए थे। एक आइसोमर का नाम दिया था सिस और दूसरे का नाम दिया था ट्रांस। ये तो तब दिया था जब द्विबंधित जो कार्बन परमाणु है उनके ऊपर जो जुड़े हुए समूह है दोनों तरफ वो एक जैसे थे, तो समान समूह एक तरफ आते हैं तो हमने लिखा था सिस, और समान समूह यदि विपरीत दिशा में आते हैं तब उसका नाम दिया था ट्रांस। लेकिन कई बार यह समस्या हो जाती है कि द्विबंधित जो कार्बन परमाणु है उसके ऊपर जुड़े हुए समूह है दोनों तरफ है वो समान ना होकर सभी अलग अलग आ जाए, तो हम किस आधार पर उसका नामकरण करें। यानी सिस के लिए तो समान होना चाहिए जबकि वो समान है भी नहीं। उसको हम चलो एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे ये कोई द्विबंधित कार्बन है और इनके ऊपर समूह जुड़े हुए हैं, दोनों कार्बन है उनकी दो दो संयोजकताएं फ्री है। एक के ऊपर जुड़ा हुआ था यहाँ पर ए और यहाँ पर जुड़ा हुआ है बी, यहाँ पर भी ए हो गया और यहाँ पर हो गया बी। तो ए एक तरफ है या ये कहें बी और बी एक तरफ है, तब तो हमने नाम दिया था सिस आइसोमर। और इसका ट्रांस आइसोमर बनाएं तो जो कार्बन के ऊपर जो समान समूह है उनको हम विपरीत दिशा में ले जाएं। ए बी इस तरह से जोड़ दिया तो यहाँ पर मैंने बी जोड़ दिया और यहाँ पर मैंने ए जोड़ दिया, तो ए जो कि समान समूह है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ गए, तो हम इस आइसोमर को नाम दे रहे थे ट्रांस। ठीक है, ये तो हमने कल तक किया था। ठीक इसी तरह से साइक्लो यौगिक है, उनमें भी यही करेंगे। कोई भी साइक्लो यौगिक है जैसे साइक्लोप्रोपेन है और उसके ऊपर दो कोई समूह जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन है और दूसरा मान लीजिए इसके ऊपर मेथिल समूह आ गया, ये हाइड्रोजन है और दूसरा मेथिल समूह आ गया, तो इसको हमने नाम दिया था सिस, क्योंकि जो मेथिल समूह है वो नीचे है और दोनों हाइड्रोजन है वो ऊपर है। ठीक इसी तरह से इसका यदि ट्रांस रूप बनाएं तो यहाँ पर हाइड्रोजन ये मेथिल समूह है और इधर वाले कार्बन के ऊपर जो मेथिल समूह है वो हमने ऊपर दर्शा दिया था, तो एक दूसरे के विपरीत हो गए, तो ये बन गया अपना ट्रांस आइसोमर। ठीक है, अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। समान समूह है तो समान समूह को देखकर हम सिस और ट्रांस समपक्ष या विपक्ष नाम दे देते हैं। जो एल्डोक्सियम थे जो ऑक्जिम थे उसमें एल्डोक्सियम भी हो सकते हैं और कीटोक्सियम भी हो सकते हैं। उसके लिए जो नामकरण है वो थोड़ा सा परिवर्तित है, हालांकि है तो इनके समान ही लेकिन थोड़ा सा वो परिवर्तित है। और वो परिवर्तित क्यों है? क्योंकि उसमें जो कार्बन के ऊपर जो नाइट्रोजन जुड़ा रहता है द्विबंध के द्वारा, उसमें कार्बन की तो दो संयोजकताएं हैं लेकिन नाइट्रोजन की संयोजकता एक ही है और उसके ऊपर जुड़ा रहता है OH, और इधर इसके ऊपर एक लोन पेयर जुड़ा रहता है। इस लोन पेयर को एक समूह ही मान के चलते हैं। तो इसके ऊपर हाइड्रोजन आ गया और एक एल्किल ग्रुप आ गया, ये एल्डोक्सियम हो गया। ठीक है, तो इसका दूसरा जो रूप होगा यानी दूसरा जो आइसोमर होगा उसको हम ऐसे दर्शाएंगे। इस नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, OH जुड़ा हुआ है और यहाँ पर जो R था उसकी जगह मैंने H जोड़ दिया और यहाँ पर मैंने R जोड़ दिया। तो इनके लिए जो नाम यानी जो मोस्टली ज्यामितीय जो समावयवी हैं, जियोमेट्रिकल जो आइसोमेरिज्म है, उनके लिए सिस और ट्रांस नाम चलते हैं। तो यहां पर सिस और ट्रांस नाम ना देकर सिन और एंटी नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? सिन और एंटी। सिन और एंटी, सिस के समान सिन है और ट्रांस के समान एंटी है। तो वो कैसे देंगे? तो जो ऑक्जियम जो होते हैं, ऑक्जियम में नाइट्रोजन के ऊपर जो OH है वो कार्बन के ऊपर जो समूह जो दो जुड़े रहते हैं, यदि वो छोटे समूह के विपरीत दिशा में है, छोटे समूह के विपरीत दिशा में है तब हम उसको बोलते हैं एंटी, और यदि वो छोटे समूह के की ओर ही है तो उसको हम बोल देते हैं सिन। तो ये सिन एंटी ऑक्जियम हो गया और ये हो गया अपना सिन ऑक्जियम। अब ये तो एल्डोक्सियम के लिए। कीटोक्सियम के लिए करें तो हम जानते हैं कीटोन में दो एल्किल ग्रुप जुड़े रहते हैं, एक को मैं R' मान लूं और एक को R मान लूं, और मैंने ये लिख दिया R इज ग्रेटर देन R', यानी R है वो बड़ा समूह है
और R डैश है वो छोटा है। तो ये छोटा समूह है, उसके विपरीत दिशा में OH है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, एंटी। और R डैश छोटा है और OH इसकी तरफ ही है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, सिन। यानी ये तो हो गया सिन कीटोक्सिम और ये हो गया एंटी कीटोक्सिम। इस तरह से हम इसका नामकरण करते हैं। ठीक है। अब समस्या ये है कि जो एल्कीन थी, उस एल्कीन में यदि द्विबंधित जो कार्बन है, उन कार्बन के ऊपर सभी समूह है यदि अलग अलग प्रकृति के हों, तो उसका नाम सिस और ट्रांस कैसे दें। जैसे ये मैंने एक एल्कीन ले ली और इस एल्कीन के ऊपर समूह जुड़े हुए हैं A, B और ये C हो गया और ये D हो गया। ठीक है। अब इसका जो दूसरा रूप है वो इस तरह से लिखा जा सकता है, A और B को तो मैंने वैसा का वैसा ही रख लिया, लेकिन यहां पर मैंने D कर दिया और यहां पर मैंने C कर दिया। तो अब इन दोनों में से कौन सा सिस होगा और कौन सा ट्रांस होगा। क्यों, ज्यामितीय समावता की जो दो मूलभूत शर्तें थी, उन दोनों मूलभूत शर्तों का ये यौगिक है वो पालन करते हैं, तो निश्चित है ये ज्यामितीय समावयवी है। वो शर्तें द्विबंध होना चाहिए, यानी मुक्त गुणन नहीं होना चाहिए, द्विबंध दोनों में उपस्थित है, अणुसूत्र दोनों का समान ही है, संरचना सूत्र भी दोनों का समान है। तीसरी बात, जो कार्बन है, द्विबंधित जो कार्बन है, उनके ऊपर दोनों जो समूह जुड़े हुए हैं वो समान है नहीं होने चाहिए। तो यहां पर भी समान नहीं है, यहां पर भी समान नहीं है, यहां पर भी समान नहीं है और यहां पर भी समान है नहीं है, तो निश्चित है तो ये संरचना फर्स्ट है और ये संरचना सेकंड है। तो ये दोनों परस्पर क्या है, आइसोमर है। क्लियर। अब ये दोनों आइसोमर है, तो ये सिस है या ट्रांस, या फिर ये ट्रांस है या सिस। इसका नामकरण कैसे करें। तो जो सिस और ट्रांस वाली जो पहले जो पद्धति चलती थी, वो इन दोनों को ये नाम देने में असमर्थ है। क्यों, क्योंकि इनमें समान समूह है ही नहीं। समान समूह एक तरफ हो तो हम नाम सिस और ट्रांस भाई सिस दे सकते थे, और समान समूह विपरीत आ जाए तो हम उसको ट्रांस नाम दे सकते थे। लेकिन वहां पर इन दोनों में ही वो जो सामंजस्य है वो नहीं है, समान समूह यहाँ पर नहीं है। तो इस प्रकार के जो यौगिक हैं उनका हम ज्यामितीय समावता में नामकरण करें तो वो किस तरह से करेंगे। तो इसके लिए एक नई पद्धति दी गई, उस पद्धति को कहते हैं EZ नामकरण पद्धति। EZ नामकरण पद्धति। अब इस पद्धति में होता क्या है वो देखते हैं। चलिए इसी को ही हम एग्जाम्पल बना लेते हैं, को थोड़ा दूर रख लेते हैं एक बार। कार्बन, कार्बन द्विबंध और इसके ऊपर समूह जुड़े हुए हैं, ये D जोड़ दिया और ये मैंने C जोड़ दिया और ये A और ये B। तो इसमें नामकरण कैसे करेंगे, E नाम किसको देंगे और Z नाम किसको देंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं E और Z से यहाँ तात्पर्य क्या है। यहाँ पर Z का मतलब है, ये जर्मन भाषा का एक शब्द है जजमैन, और जजमैन का अर्थ होता है साथ साथ, साथ साथ। या हम इसको इस तरह से माने कि ये किसको निरूपित करेगा, सिस रूप है उसको निरूपित करेगा। ठीक है। और दूसरा है अपना ई, तो ई भी जर्मन भाषा का एक शब्द है इंटेजेजन। ठीक है। और इसका अर्थ होता है विपरीत, और विपरीत का मतलब यहां पर हम किससे संबंधित मानेंगे, ट्रांस से। ठीक है। तो ई, चूंकि ये जो अल्फाबेट क्रम में पहले आता है इसलिए ई लिखा जाता है, ई को पहले लिख दिया और जेड को बाद में लिख दिया। होता यह है कि ई है वो विपरीत वाला होता है और जेड है वो समान वाला होता है। अब ये साथ साथ क्या चीज है, विपरीत क्या चीज है, तो हम क्या करेंगे, एक नियम है सीक्वेंस रूल। ठीक है। और वो दिया था कोहन, इंगोल्ड और प्रेलोग ने। वो नियम भी हम देखेंगे यहाँ पर थोड़ी देर बाद में, उसी की चर्चा करेंगे। उस नियम के अनुसार जो संबंधित जो कार्बन है, यहाँ पर संबंधित कार्बन, द्विबंधित जो कार्बन है वो हो गए। संबंधित कार्बन के ऊपर जो समूह जुड़े हुए हैं
उन समूहों की प्रायिकता का निर्धारण करते हैं। ठीक है, वो निर्धारण कैसे करते हैं, उसके कुछ नियम है, 3-4 नियम है, वो नियम अभी अपन इसके बाद में पढ़ेंगे। तो उस कॉन इंगोल्ड और प्रेलोग जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो नियम दिया था, उस सीक्वेंस नियम के अनुसार पहले संबंध जो कार्बन है, उस कार्बन के ऊपर जो जुड़े हुए समूह हैं, उन समूहों की प्रायिकता का निर्धारण करते हैं, यानी अधिक प्रायिक कौन सा है और कम प्रायिक वाला कौन सा है। ठीक है, तो प्रायिकता का निर्धारण करने के पश्चात हम ये देखते हैं, दोनों कार्बन के ऊपर देखेंगे, इस कार्बन पर भी देखेंगे और इस कार्बन के ऊपर भी देखेंगे। प्रायिकता का निर्धारण होने के पश्चात यदि समान प्रायिकता वाला दो हैं तो एक को प्रायिकता ज्यादा मिलेगी और एक को कम मिलेगी, फिर नीचे वाले में एक को प्रायिकता ज्यादा मिलेगी और एक को प्रायिकता कम मिलेगी। तो प्रायिकता का निर्धारण करने के पश्चात हम ये देखते हैं कि इन दोनों कार्बनों के ऊपर जो जुड़े हुए समूह हैं, उन समूहों की जो समान प्रायिकता है, वो समान प्रायिकता वाले समूह यदि एक तरफ है तो हम ये कह देंगे वो साथ साथ है, तो उसका नाम दे देंगे हम जेड, यानी समान प्रायिकता समूह है एक ही तरफ, तो हम नाम क्या दे देंगे, जेड। और यदि समान प्रायिकता वाले समूह है विपरीत हो तो हम उसका नाम दे देंगे ई। ठीक है, जैसे यहां पर मान ले देते हैं ए और बी, जो सीक्वेंस रूल है, उस सीक्वेंस रूल के अनुसार ए को ज्यादा प्रायिकता मिली है किससे, बी से, और यहां पर मान लेते हैं डी है, उसको ज्यादा प्रायिकता मिली है सी से। ठीक है, तो हम जिसको ज्यादा प्रायिकता मिली है उसको हम 1 नंबर दे देंगे और जिसको कम प्रायिकता मिली है उसको 2 नंबर दे देंगे। तो इसको 1 नंबर और इसको 2 नंबर। तो यहां पर ए को मिलेगा 1 नंबर और बी को मिलेगा 2 नंबर, यहां पर सी को मिलेगा 2 नंबर और डी को मिलेगा 1 नंबर। ये बात यहां पर लागू हो जाएगी, ए को मिलेगा 1 नंबर, बी को मिलेगा 2 नंबर, डी को मिलेगा 1 नंबर और सी को मिलेगा 2 नंबर। ठीक है, अब देखिए 1 नंबर और इस तरफ तो है 2 नंबर, तो 1 नंबर एक दूसरे के विपरीत आ गए, 2 नंबर एक दूसरे के विपरीत आ गए। तो विपरीत यदि आ जाते हैं समान प्रायिकता वाले, तब हम उसका नामकरण है उसमें क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं। तो ये हो गया अपना ई आइसोमर। क्या हो गया, ई आइसोमर। और दूसरे में देखते हैं तो समान प्रायिकता वाले समूह है, 1 नंबर वाले हैं वो एक ही तरफ है, यानी साथ साथ है, तो इसको हम क्या मानेंगे, सिस का मतलब है जेड। तो यहां पर इसका नाम हो गया जेड आइसोमर। तो इस तरह से हम ई और जेड नामकरण करते हैं जो एल्कीन है। इसी तरह से हम करेंगे जो ऑक्जिम है उसका, और इसी तरह से हम ई जेड नामकरण करेंगे द्विप्रतिस्थापित जो साइक्लो एल्केन है उनका करेंगे। अब ये आगे तभी लागू होगा जब हमें ये पता हो कि किसकी प्रायिकता ज्यादा है और किसकी प्रायिकता कम है। और प्रायिकता का निर्धारण करने के लिए हम कौन से नियम को पढ़ेंगे, सीक्वेंस रूल को पढ़ेंगे। और वो सीक्वेंस रूल है वो क्या चीज है, उसको किसने दिया, कोहन, इंगोल्ड और प्रेलोग ने। तो चलिए पहले हम उस सीक्वेंस रूल को ही पढ़ लेते हैं। क्या कहता है कि प्रायिकता का निर्धारण करने के वो कौन कौन से मापदंड हैं जिसके द्वारा हम किसी संबंध कार्बन पर जुड़े हुए जो समूह हैं उनकी प्रायिकता का निर्धारण कर सके। तो नियम क्या है, सीक्वेंस रूल। सीक्वेंस रूल किसने दिया, कोहन, इंगोल्ड एंड प्रेलोग। ये 3 वैज्ञानिक थे। तो शॉर्ट में इसको हम CIP रूल भी बोल देते हैं या CIP सीक्वेंस रूल भी बोल देते हैं। ये नियम क्या कहता है, नंबर 1, फर्स्ट, सबसे पहले हम प्रायिकता का निर्धारण करते हैं तो क्या चीज देखते हैं। तो ये नियम ये कहता है कि यदि मान लीजिए कोई संबंध कार्बन है, क्योंकि कार्बनिक यौगिकों की बात चल रही है तो हम कार्बन से ही शुरू करेंगे। इस कार्बन के ऊपर मान लीजिए 4 समूह जुड़े हो, चाहे 2 समूह जुड़े हो चाहे 4 समूह जुड़े हो, ठीक है।
और इसके ऊपर अलग अलग समूह जुड़े हुए हैं। मान लीजिए एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक क्लोरो ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक मान लीजिए फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर ये जो 4 समूह हो गए उसमें किसको अधिक प्रायिक माना जाएगा और किसको कम प्रायिक माना जाएगा। तो ये नियम कहता है कि संबद्ध कार्बन से जो समूह जुड़े हुए उन समूहों में, भाई ये समूह जुड़ा हुआ तो उसका कार्बन ही जुड़ा हुआ है, तो इस संबद्ध कार्बन से जुड़े हुए जो परमाणु हैं उन परमाणुओं में जिसका परमाणु क्रमांक अधिक होगा, जिसका परमाणु क्रमांक अधिक होगा वो मोस्ट प्रायिक माना जाएगा, यानी उसकी प्रायिकता है वो अधिक मानी जाएगी। तो यहां पर देखें, हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1 होता है, कार्बन का 6 होता है, क्लोरीन का 17 होता है और फ्लोरीन का 9 होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है क्लोरीन की प्रायिकता होगी ज्यादा, तो यहां पर क्लोरीन है उसकी प्रायिकता ज्यादा। उसके बाद में फ्लोरीन को लेंगे, उसके बाद में मेथिल कार्बन जुड़ा हुआ ना, तो ये हो गया, और सबसे कम प्रायिक कौन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। तो ये इसकी प्रायिकता का निर्धारण हो गया। ठीक है, ये पहला नियम था। क्या कहता है, किसी संबद्ध कार्बन के ऊपर जुड़े हुए परमाणु, सीधे जुड़े हुए परमाणु, ये सीधे जुड़े हुए हैं, सीधे जुड़े हुए परमाणु हैं, तो उनमें से जिस परमाणु का परमाणु क्रमांक अधिक होगा उसकी प्रायिकता है वो सबसे अधिक होगी, और जिसका परमाणु क्रमांक सबसे कम होगा उसकी प्रायिकता सबसे कम होगी। ये तो था अपना पहला नियम। यानी पहला नियम किस आधार पर है, परमाणु क्रमांक अधिक तो प्रायिकता भी अधिक होगी। ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा उसकी प्रायिकता भी ज्यादा। यह तो हो गया फर्स्ट नियम। अब मान लीजिए सेकंड नियम देखें, वो कैसे, मान लीजिए ये जो कार्बन है इस पर संबंध, ये यहां पर हमने जो परमाणु जोड़े हैं वो तो अलग अलग हैं, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर समान परमाणु जुड़ जाए। जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने जोड़ दिया C2H5, तो यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर मेथिल, यहां पर एथिल और यहां पर हो गया फ्लोरीन। तो दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम यह कहता है कि यदि संबद्ध कार्बन से जुड़े हुए जो परमाणु हैं उन परमाणुओं में यदि कोई 2 परमाणु समान आ जाए तो उन परमाणुओं के ऊपर जुड़े हुए जो अन्य परमाणु हैं उनका परमाणु क्रमांक है वो जोड़कर उसका प्रायिकता का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से मान लेते हैं, ये जो C2H5 है इसको हम ये मानते हैं ये CH2 है और इसके ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता का निर्धारण करेंगे नियम 2 के अनुसार। तो हम ये कहेंगे सबसे अधिक परमाणु क्रमांक, पहला नियम तो लगाना ही पड़ेगा, सबसे अधिक परमाणु क्रमांक किसका है, फ्लोरीन का। तो दूसरे नियम के अनुसार फ्लोरीन है वो अधिक प्रायिक हो गया। अब 2 नंबर पे ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसका परमाणु क्रमांक भी 6 और इसका भी 6, इसका 9 था, और हाइड्रोजन का 1 है। अब ये भी 6 और ये भी 6, तो इन दोनों में से कौन अधिक प्रायिक होगा, तो ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है इनके ऊपर जो दूसरे परमाणु जुड़े हुए हैं उनका परमाणु क्रमांक भी इसमें ऐड कर दो। तो चूंकि यहां पर तो 3 हाइड्रोजन है, 6 3 है 9, यानी इसका तो हम मान के चलेंगे 9, और यहां पर ये जो कार्बन है उसके ऊपर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और दूसरा एक क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन। 6 2 8 6 14, इसका परमाणु क्रमांक हम क्या मान के चलेंगे, 14 मान के चलेंगे। अब आप ये कह दोगे सर इसका 14 हो गया तो फिर इसका तो 9 ही है, तो ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है ना, उसको हम प्रायिकता देंगे। पहला नियम वो है, तो पहले नियम के बाद में जो यदि अपवाद आता है इस तरह का तब हम दूसरा नियम लगाते हैं, वरना प्रायिकता प्राथमिकता किसकी रहेगी, पहले नियम की रहेगी। तो यहां पर इन दोनों के बीच में अब तुलना करेंगे, क्योंकि प्रथम नियम के अनुसार ये भी 6 और ये भी 6, तो कंफ्यूज तो यहां पर हुआ है, तो फिर नया परमाणु क्रमांक जनरेट हुआ है, तो ये 14 हो गया और ये 9 हो गया। तो 14 वाले को हम प्रायिकता देंगे, 14 वाले को प्रायिकता देंगे, तो ये हो गया अपना C2H5 और फिर उससे कम हो गया CH3 और बाद में कौन आ गया, हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरह से आ गया। तो ये अपना कौन सा नियम हो गया, सीक्वेंस रूल का दूसरा नियम। क्या कहता है कि प्रथम नियम को पहले तो लागू करना ही है, और उस नियम को लागू करने के पश्चात संबद्ध कार्बन के ऊपर ऐसे 2 परमाणु आ गए जिनका परमाणु क्रमांक समान है या दोनों परमाणु समान आ गए,
तो उस परमाणु पर जो अन्य परमाणु जुड़े हुए हैं उनके परमाणु क्रमांक को भी साथ में ऐड करके उसका नेट परमाणु क्रमांक देखा जाता है। उसमें जिसका ज्यादा होगा उसको अधिक प्रायिक मान लेंगे, जिसका कम होगा उसको कम प्रायिक मान लेंगे। चलिए हम एक और एग्जांपल के द्वारा इसको समझ लेते हैं। वो क्या है, ये कार्बन और इसके ऊपर हमने इस तरह से समूह जोड़ दिया। एक जोड़ दिया, मान लीजिए ये तो हाइड्रोजन है, एक मैंने इसके ऊपर जोड़ दिया CH3 होल ट्राइस, इसके ऊपर जोड़ दिया CH3 होल ट्वाइस और इसके ऊपर जोड़ दिया मैंने C2H5। इसको थोड़ा खोल के देख लेते हैं। तो पहले इसको तो इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसको हमें पहले तो सही रूप से इसको विस्तृत रूप में लिखना जरूरी है ताकि ये अच्छी तरह से समझ में आए। तो इसको हम सही विस्तृत रूप से लिखें तो ये इस तरह से कुछ देखने को मिलेगा। ये कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर 3 मेथिल समूह और जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये जो कार्बन है इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और 2 मेथिल समूह और जुड़े हुए हैं। फिर ये कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है और 1 मेथिल समूह और जुड़ा हुआ है। तो पहले तो लगाएंगे हम पहला नियम। पहला नियम कहता है संबंध कार्बन के ऊपर जो परमाणु हैं उन परमाणुओं का परमाणु क्रमांक देख लो, जो ज्यादा है वो अधिक प्रायिक, जो कम है वो कम प्रायिक। तो यहां पर देखें पहले के अनुसार तो इसका परमाणु क्रमांक 1, यहां पर कार्बन जुड़ा हुआ है तो इसका भी 6, इसका भी 6 और इसका भी 6। ठीक है, एक तो अलग है लेकिन ये 3 समान हो गए। अब 3 समान हो गए तो फिर क्या करेंगे, ये जो कार्बन है, पहला नियम तो इतना ही लागू हो गया। पहले नियम के अनुसार तो ये तीनों अधिक प्रायिक वाले और ये कम प्रायिक वाला है, तो ये तीनों एक जगह आ गए। अब इन तीनों में बंटवारा करना है हमें, यानी इन तीनों में से कौन अधिक प्रायिक है और कौन है कम प्रायिक है। तो हम देखेंगे ये जो कार्बन है, इन कार्बन के ऊपर जो अन्य जो परमाणु जुड़े हुए हैं उनको देखेंगे। इसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है। ठीक है, तो इसका नेट परमाणु क्रमांक क्या हो गया, 6, 2, 8, 6, 14। ठीक है, यहां पर देखिए 1 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। ये हाइड्रोजन इस कार्बन के ऊपर नहीं है, ये हाइड्रोजन इस कार्बन के ऊपर है। तो 6 और 1 7, 6 6 12 और 7 19। इसका नेट परमाणु क्रमांक निकल के आ गया 19। यहां पर 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, कोई हाइड्रोजन इसके ऊपर नहीं जुड़ा हुआ, तो 6 6 6 6। इसका नेट कितना हो गया 24। अब दूसरा नियम लग गया। पहला नियम है, पहले नियम के अनुसार ये तो तीनों जो थे, ये जो 3 थे ये तीनों समान प्रायिकता वाले शो हो रहे थे। अब ये दूसरा नियम लगाएंगे, दूसरे नियम में अंतर आ गया, इसका 14 है, इसका 19 है और इसका 24 है। तो इसकी प्रायिकता का निर्धारण करें तो ये तो होगा सबसे ज्यादा, यानी CH3 होल ट्राइस C सबसे अधिक प्रायिक हो गया। फिर CH3 होल ट्वाइस CH ये उससे कम प्रायिक हो गया। फिर C2 जो H5 था एथिल वो कम प्रायिक हो गया और सबसे कम प्रायिक कौन हो गया, हाइड्रोजन। इस तरह से इनकी प्रायिकता का निर्धारण करते हैं। ये था अपना दूसरा नियम। तीसरा नियम, यदि मान लीजिए किसी संबंध कार्बन के ऊपर ऐसा कोई समूह आ गया जिसमें द्विबंध भी हो या फिर त्रिबंध हो, बहुबंध आ जाए, तो हम उनकी प्रायिकता का निर्धारण कैसे करें। मान लीजिए किसी कार्बन के ऊपर इस तरह से कोई समूह आ गया, ये समूह जुड़ा हुआ था, या फिर ये आ गया, या फिर ये आ गया COOH। तो COOH का मतलब इस कार्बन के ऊपर एक ऑक्सीजन है वो द्विबंध के द्वारा और एक ऑक्सीजन है वो सिंगल बंध के द्वारा। इसमें एक ऑक्सीजन है वो तो द्विबंध के द्वारा और एक हाइड्रोजन है वो सिंगल बंध के द्वारा। तो हम इसकी प्रायिकता का निर्धारण कैसे करें, तो इसकी प्रायिकता का निर्धारण करते समय तो हम ये मानेंगे, ये जो है ना कार्बन, इस कार्बन के ऊपर त्रिबंध के द्वारा नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, तो हम ये मानेंगे कि इस कार्बन के ऊपर नाइट्रोजन है वो 3 बार जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन है वो 3 बार जुड़ा हुआ है। ठीक है,
और ये जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन पर भी कार्बन है वो 3 बार जुड़ा हुआ है, तो प्रत्येक नाइट्रोजन के ऊपर भी कार्बन है वो 3 बार जुड़ा हुआ मानेंगे। तो यहां पर ये जो लिया है एल्डिहाइड वाला, इसमें हम ये मानेंगे ये जो कार्बन है इसके ऊपर एक तो हाइड्रोजन है, लेकिन ऑक्सीजन कितनी बार जुड़ा हुआ है? 2 बार। यहां पर भी ये देखेंगे कि ये जो कार्बन है इस कार्बन के ऊपर ये ऑक्सीजन है वो 2 बार जुड़ा हुआ है, और एक ऑक्सीजन तो पहले से जुड़ा हुआ ही था। हम इसको इस तरह से मान के करेंगे, फिर इसकी प्रायिकता का निर्धारण करेंगे। जैसे ये जो कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, मान लीजिए एक कार्बन के ऊपर इस तीनों इसमें जुड़ के आ गए, तो ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6, तो प्रायिकता का निर्धारण कैसे करें? तो दूसरा नियम कहता है कि दूसरा परमाणु देख लो। अब दूसरा परमाणु देखें तो ये आ गया, अब दूसरे में इसमें तो त्रिबंध आ गया और इसमें द्विबंध आ गया, तो वो यह समानता आ गई। तो तीसरा नियम ये दिया गया कि इस तरह की यदि स्थिति आ जाती है कि उसके ऊपर द्विबंध और त्रिबंध उपस्थित हैं, तो द्विबंध का मतलब जो नेक्स्ट जो उसके ऊपर द्विबंध से परमाणु जुड़ा हुआ है उसको 2 बार जुड़ा हुआ मानेंगे। त्रिबंध है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम उसको 3 बार जुड़ा हुआ मानेंगे। तो अब यदि मान लीजिए यहां पर इसका निर्धारण देखें तो ये कार्बन है 6 6 6, ये तो कॉमन ही है। अब 3 नाइट्रोजन है, 3 नाइट्रोजन है तो एक नाइट्रोजन का होता है 7, तो ये कितना हो गया 21। यहां पर 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 8, 16 और 1 है 17, और यहां पर 3 ऑक्सीजन आ गए जो 24। तो इस तरह से इनकी नेट प्रायिकता आ जाएगी कि जिसका परमाणु क्रमांक जितना अधिक हो जाएगा अन्य परमाणुओं को जोड़कर, तो उसकी प्रायिकता है वो अधिक रहेगी, और जिसका नेट परमाणु क्रमांक कम रह जाएगा उसकी प्रायिकता को हम कम मानेंगे। तो ये है अपना तीसरा नियम जो द्विबंध और त्रिबंध से जुड़े हुए समूहों को समझाता है कि किस तरह से उसकी प्रायिकता का निर्धारण करेंगे। लास्ट चौथा जो सीक्वेंस रूल है वो क्या कहता है कि बहुत से परमाणु ऐसे होते हैं जिनके समस्थानिक भी होते हैं, और वो समस्थानिक यदि आकर जुड़ जाए तो हम उसकी प्रायिकता का निर्धारण कैसे करें? तो समस्थानिक आ जाए तब ये माना जाता है एक ही परमाणु के होंगे समस्थानिक, तो जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक आ सकते हैं, क्लोरीन के आ सकते हैं, फ्लोरीन के आ सकते हैं, या अन्य किसी परमाणु के आ सकते हैं। तो वहां पर परमाणु क्रमांक ना देखकर हम द्रव्यमान को देखेंगे, उसका द्रव्यमान अधिक, तो हम कह देंगे उसकी प्रायिकता भी अधिक, प्रायिकता अधिक, या वो अधिक प्रायिक होगा। चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझें। इस तरह से मान लीजिए ये हाइड्रोजन आ गया और हाइड्रोजन का समस्थानिक है ड्यूटेरियम आ गया, क्लोरीन आ गया और फ्लोरीन आ गया। ठीक है, पहला नियम लगाएं। चलिए लगाओ। पहला नियम ये कहता है कि इसका परमाणु क्रमांक तो है 17, इसका है 9, इसका परमाणु क्रमांक 1 और इसका भी परमाणु क्रमांक है 1। देखिए प्रायिकता किसकी ज्यादा होगी? क्लोरीन की। उससे कम कौन हो गया? फ्लोरीन। अब यहां पर हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम दोनों की प्रायिकता तो समान होगी पहले नियम के अनुसार, क्यों? दोनों का परमाणु क्रमांक समान है। अब ऐसा हो नहीं सकता, नियम ही ऐसा बनाना है कि एक को ज्यादा देना है और एक को कम प्रायिक करना है। तो ये जो कंडीशन आ गई यहां पर अब निर्धारण किसके द्वारा होगा? द्रव्यमान के द्वारा। अब द्रव्यमान किसका ज्यादा है? ड्यूटेरियम का ज्यादा है, तो नेट प्रायिकता किसकी आ जाएगी अब ज्यादा? क्लोरीन, फ्लोरीन, ड्यूटेरियम और लास्ट में कौन आ जाएगा? हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये थे अपने सीक्वेंस रूल, यानी जिसमें समस्थानिक आ जाता है तो निश्चित है उस समस्थानिक जिसका द्रव्यमान ज्यादा है वो अपने उस समस्थानिक जिसका द्रव्यमान कम है उससे अधिक प्रायिक माना जाएगा। कई बार ये मान लीजिए इसको छोड़ो आप, यहां पर आ गया क्लोरीन, उसके ऊपर स्टार लगा दिया। ठीक है, तो मोस्टली जो स्टार लगा हुआ मिल जाए, हो सकता है द्रव्यमान हमें याद ना हो, तो मोस्टली ये होता है कि जिसके ऊपर स्टार लगा हुआ है उसका द्रव्यमान है ज्यादा ही होता है, यानी उसके समस्थानिक से ज्यादा होता है। तो 1, इसका 9, इसका 17 और इसका भी 17। ठीक है, अब इन दोनों में से कौन अधिक प्रायिक होगा? क्योंकि पहले नियम के अनुसार तो दोनों की प्रायिकता समान है। चूंकि हम जानते हैं Cl स्टार है उसका द्रव्यमान है वो Cl से ज्यादा है, तो हम प्रायिकता का निर्धारण करें तो Cl स्टार है उसको ज्यादा प्रायिकता मिलेगी, उसके बाद में क्लोरीन को, फिर फ्लोरीन को और उसके बाद है हाइड्रोजन को। तो ये थे अपने
सीक्वेंस रूल कोन इंगोल्ड प्रेलोग के द्वारा दिए गए थे, जिन्हें कोन इंगोल्ड प्रेलोग के सीक्वेंस रूल भी कहा जाता है। ये ज्यामितीय समावयव है, उनकी ईजड नामकरण पद्धति में भी सहायक है। और प्रकाशिक जो समावयवता है उसमें भी जो प्रकाशिक समावयवी होते हैं उनका नामकरण दिया जाएगा आरएस पद्धति दी जाएगी। वहां पर भी इन नियमों को काम में लिया जाता है। तो ये दोनों जगह ही उपयोगी है। तो ये नियम 4 नियम थे, एक बार फिर इसको रिपीट कर लेते हैं। पहला नियम, यदि किसी संबंध कार्बन के ऊपर अलग अलग समूह जुड़े हुए हैं तो उस संबंध कार्बन से जो सीधे जुड़ा हुआ परमाणु है उसका परमाणु क्रमांक देखा जाता है। जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है उसको अधिक प्रायिकता देंगे, जिसका परमाणु क्रमांक कम है तो उसको प्रायिकता कम देंगे। नंबर 2, यदि संबंध कार्बन के ऊपर दोनों परमाणु है वो समान प्रकृति के आ गए, यानी दोनों का परमाणु क्रमांक समान है, तो समान परमाणुओं के ऊपर जो अन्य परमाणु जुड़े हुए हैं उनके परमाणु क्रमांकों को देखकर नेट परमाणु क्रमांक का निर्धारण करेंगे और जिसका नेट परमाणु क्रमांक अधिक होगा उसको अधिक प्रायिकता देंगे और अन्य को कम प्रायिकता देंगे। नंबर 3, यदि किसी संबंध कार्बन के ऊपर कोई समूह जुड़ा हुआ है जिसमें द्विबंध और त्रिबंध जुड़ा हुआ हो तो हम उस परमाणु के ऊपर जो द्विबंध है उससे हम ये मानेंगे कि उसके ऊपर 2 बार कोई परमाणु जुड़ा हुआ है, त्रिबंध है तो हम 3 बार जुड़ा हुआ मानकर उसकी प्रायिकता का निर्धारण करेंगे। और लास्ट में चौथा नियम, यदि किसी संबंध कार्बन के ऊपर अलग अलग जो परमाणु जुड़े उनके साथ में उसके समस्थानिक भी आ गए तो हम प्रायिकता का निर्धारण जो समस्थानिक में करेंगे उसमें उस समस्थानिक को अधिक प्रायिक मानेंगे जिसका द्रव्यमान है ज्यादा हो और जिसका द्रव्यमान कम हो उसकी प्रायिकता को कम मानेंगे। तो ये थे अपने सीक्वेंस रूल। अब इन सीक्वेंस रूल के आधार पर हम ईजेड नामकरण पद्धति करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, कुछ एक एग्जाम्पल लेंगे और एल्डोक्सियम, एल्किन और साइक्लो जो द्विप्रतिस्थापित साइक्लो एल्केन है उनके ईजेड नामकरण की पद्धति का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।